किसी अदालत के कटघरे में चल रही एक बेहद संगीन गवाही की कल्पना करना वाकई बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल होता है वो। हाँ, तो मान लीजिए एक गवाह कटघरे में खड़ा है और वो बस इतना कहता है, मैं वहां था। अच्छा, ये तो एक बहुत ही सामान्य सा बयान है। मतलब बस अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। एकदम सही। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही गवाह केवल एक छोटे से अक्षर को जोड़ दे, अगर वो कहे मैं भी वहां था, तो अरे बाप रे, तब तो पूरी की पूरी कानूनी कार्रवाई की दिशा ही पलट जाएगी। बिल्कुल। उस एक छोटे से भी का मतलब है कि वहां और भी लोग थे, कोई और भी था जिसे शायद अभी खोजना बाकी है। हाँ, मतलब जांच का दायरा अचानक से एक इंसान से हटकर कई अज्ञात लोगों तक फैल जाता है ना? केवल एक छोटे से शब्द के जुड़ने से पूरे अर्थ का, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण ही बदल गया। बिल्कुल बदल गया। उदाहरण इस विषय की गंभीरता को एकदम सटीक ढंग से स्थापित करता है। शुक्रिया। मतलब अमूमन जब व्याकरण की बात होती है तो हमारा सारा ध्यान संज्ञा, सर्वनाम और क्रियाओं पर ही जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वे किसी भी भाषा की इमारत की ईंटें और दीवारें हैं। लेकिन अव्यय उस इमारत की नींव है ना? एकदम सही। ये लोहे के वो खंबे हैं जो कभी अपना आकार नहीं बदलते। मतलब अव्यय का शाब्दिक अर्थ ही है जिसका व्यय न हो। यानी जो कभी खर्च ना हो या कभी बदले नहीं। हाँ, वाक्य में लिंग, वचन या काल का चाहे जितना भी भारी दबाव पड़े, ये शब्द अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। और आज इस विषय की गहराइयों में उतरने के लिए जो स्रोत सामग्री हमारे पास है वो वाकई बहुत ही शानदार है। जी बिल्कुल। हम वरुण तेवतिया जी द्वारा तैयार किए गए बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के मास्टर नोट्स का विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। और ये नोट्स बहुत ही कमाल के हैं। हाँ, अक्सर व्याकरण एक उबाऊ विषय लगता है ना, नियमों का एक सूखा पुलिंदा। लेकिन इस चर्चा का मुख्य मिशन ही ये समझना है कि कैसे ये छोटे छोटे कभी ना बदलने वाले शब्द पूरी भाषा की संरचना को नियंत्रित करते हैं। और सिर्फ संरचना ही नहीं, बल्कि उसकी तार्किक दिशा और यहाँ तक कि इंसानी भावनाओं को भी। एकदम सही कहा। तो वरुण तेवतिया जी के नोट्स अव्यय को 4 मुख्य स्तंभों में बांटते हैं। चलिए बिना किसी देरी के पहले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जिसे समुच्चय बोधक या कंजंक्शंस कहा जाता है। हाँ, इन्हें अगर भाषा के लॉजिक बोर्ड्स या सर्किट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लॉजिक बोर्ड्स कहना बिल्कुल उचित है। इंसान के दिमाग में विचार कभी भी अकेले या अलग थलग नहीं आते। वे हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। और समुच्चय बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो 2 अलग अलग वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसके बिना तो हम सिर्फ टूटे फूटे वाक्यों में बात कर रहे होते। जैसे कोई रोबोट बोल रहा हो। है ना? हाँ, बिल्कुल रोबोट की तरह। इसके मुख्य शब्द होते हैं और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि। अच्छा। वरुण तेवतिया जी के नोट्स में इसके 2 मुख्य भेदों को बहुत ही स्पष्टता से समझाया गया है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो चलिए इसके विभिन्न पहलुओं को खोलकर देखते हैं। समानाधिकरण की बात करें तो ये समान महत्व वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। जी। मैं इसे एक लोकतांत्रिक साझेदारी की तरह देखती हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे 2 रूममेट्स एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हो। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत बढ़िया है ना? दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, दोनों बराबर है, बस वे एक ही छत के नीचे है। और, या, तथा जैसे शब्द उसी समतल छत का काम करते हैं। बिल्कुल। जैसे राम और श्याम बाजार गए, यहाँ राम और श्याम दोनों का महत्व बिल्कुल बराबर है। और इसी समानाधिकरण के भीतर एक और दिलचस्प स्थिति पैदा होती है जिसे विरोधदर्शक कहते हैं। विरोधदर्शक मतलब जब उन 2 रूममेट्स में झगड़ा हो जाए। हाँ, कुछ वैसा ही। जब 2 स्वतंत्र विचारों में टकराव होता है तो भाषा को उस टकराव को भी तो दर्ज करना पड़ता है ना। बिल्कुल। जैसे वह गरीब है परंतु ईमानदार है। यहाँ गरीबी और ईमानदारी 2 अलग अलग स्थितियां हैं और परंतु शब्द उन दोनों विरोधी विचारों को एक ही तराजू में तौल रहा है। वाकई ये भाषा का वो हिस्सा है जो जीवन के विरोधाभासों को बहुत ही सहजता से स्वीकार करता है। एकदम सही। पर ये तो बराबरी और संतुलन की बात हो गई, लेकिन जीवन में हमेशा बराबरी नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं होती। कभी कभी एक चीज पूरी तरह से दूसरी चीज पर निर्भर होती है, और यहीं पर नोट्स का दूसरा हिस्सा यानी व्यधिकरण अव्यय आता है। जी,
तो क्या व्याधिकरण में हमेशा एक बॉस और एक कर्मचारी वाला रिश्ता होता है, जहां एक वाक्य दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होता है? आप इसे बिल्कुल सही पकड़ रही हैं। व्याधिकरण में एक स्पष्ट पदानुक्रम या हायरार्की होती है। अच्छा। जहां समानाधिकरण दो रूममेट्स की तरह था, वहीं व्यधिकरण को एक माता-पिता और एक छोटे बच्चे के रिश्ते की तरह देखा जा सकता है। मतलब एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। जी, जो मुख्य वाक्य के बिना अपना पूरा अर्थ नहीं दे सकता। इंसान का दिमाग कार्य और कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। और व्यधिकरण अव्यय भाषा में उसी सिद्धांत को लागू करते हैं? बिल्कुल। कारणवाचक व्यधिकरण को ही ले लीजिए। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। तो यहाँ मैं बीमार था वो कारण है जिस पर स्कूल ना जाना निर्भर करता है। एकदम सही, क्योंकि वो शक्तिशाली शब्द है जो इन दोनों घटनाओं के बीच एक कार्य कारण का संबंध स्थापित कर रहा है। अलग अलग घटनाओं के बीच रिश्ता क्या है? और इसी तरह उद्देश्यवाचक भी होता है, जैसे खूब मेहनत करो ताकि सफल हो सको। अरे हाँ, यहाँ ताकि शब्द वर्तमान की मेहनत को भविष्य के परिणाम से जोड़ने वाला एक अनिवार्य पुल है। बिल्कुल। ये वाकई बहुत हैरान करने वाला है कि कैसे क्योंकि या ताकि जैसे शब्द पूरे वाक्य का लॉजिक तय कर देते हैं। जी, ये महज शब्दों को चिपकाने वाला गोंद नहीं है। हाँ, तो अब जब वाक्यों को जोड़ने वाले इन तार्किक पुलों को हमने समझ लिया है, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कि भाषा में दिशा और स्थान का निर्धारण कैसे होता है। दूसरा मुख्य अव्यय है संबंध बोधक यानी prepositions। जी, ये वो शब्द हैं जो समय और जगह का नक्शा बनाते हैं। नक्शा बनाते हैं। हाँ, संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। ये बताना बहुत जरूरी है कि कोई घटना किस भौतिक स्थान पर या किस समय घट रही है। मुझे यहाँ एक सैन्य अभियान का उदाहरण याद आ रहा है। बताइए। अगर कोई कमांडर रेडियो पर कहे पहाड़ी हमला करो, तो ये एक बहुत ही अधूरा और खतरनाक निर्देश है। बहुत खतरनाक। जवानों को ये जानना जरूरी है कि हमला पहाड़ी के ऊपर करना है, पहाड़ी के पीछे करना है या पहाड़ी की ओर करना है। बिल्कुल। वरुण तेवतिया जी के नोट्स में अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद बताए गए हैं। हाँ, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक और भी कई। लेकिन इन 8 भेदों को रटने के बजाय चलिए उस तंत्र को समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब और संबंध बोधक यानी प्रपोजिशन के बीच का अंतर बताता है। और मैं बता दूं, ये अंतर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। एकदम। इसे एक वीआईपी पास की तरह समझा जा सकता है। बहुत आसानी से खोल देती है। हाँ, मतलब मान लीजिए एक शब्द है अंदर। अगर कोई कहता है वह अंदर बैठा है, तो ये अंदर शब्द सीधे बैठने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। जी। यह एक सामान्य प्रवेश या जनरल एडमिशन की तरह है। यहाँ अंदर सिर्फ एक क्रिया विशेषण है। इसका किसी खास संज्ञा से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। लेकिन व्याकरण का असली जादू तब होता है जब हम इसी शब्द के साथ के या से लगा देते हैं। जैसे ही कोई कहता है वह कमरे के अंदर बैठा है। बिल्कुल। वो जो के है ना, वो उस अंदर शब्द को सीधे कमरे नामक संज्ञा के साथ लॉक कर देता है। अरे वाह, तो ये के ही वो वीआईपी पास है। एकदम सही। अब अंदर शब्द आजाद रूप से क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि वो कमरे और बैठने वाले इंसान के बीच एक स्पष्ट स्थानिक संबंध बना रहा है। मतलब अब ये क्रिया विशेषण नहीं रहा है, ये पूरी तरह से संबंध बोधक बन गया है। हाँ, सिर्फ एक छोटे से के प्रयोग से पूरे वाक्य का आर्किटेक्चर बदल जाता है। ये वाकई इस बात का प्रमाण है कि हिंदी भाषा तकनीकी रूप से कितनी बारीक है। नोट्स में इस जुड़ाव को विभक्ति के आधार पर भी समझाया गया है ना? जी। सविभक्तिक वह है जहां ये वीआईपी पास बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जैसे घर के आगे पेड़ है। और निर्विभक्तिक वह है जहां ये पास छिपा होता है या उसकी जरूरत नहीं होती, जैसे वह जीवन पर्यंत वहीं रहा। बिल्कुल। यहाँ पर्यंत सीधे तौर पर बिना किसी के या से के जुड़ गया है। यह लचीलापन ही भाषा को एक मशीन से अलग बनाता है। बोलने वाला संदर्भ के अनुसार अपनी बात कहने का तरीका चुन सकता है, लेकिन उस बात का जो भीतरी ढांचा है वो इन संबंध बोधकों द्वारा ही तय होता है। तो तार्किक पुल बन गए और स्थान तथा समय का नक्शा भी तैयार हो गया। जी। लेकिन इंसान का दिमाग सिर्फ तर्क और दिशाओं के सहारे तो नहीं चलता। मानव अनुभव पूरी तरह से भावनाओं में डूबा हुआ है। बिल्कुल, हम रोबोट थोड़ी हैं। हाँ,
और जब व्याकरण अपनी तार्किक नियमावली से बाहर निकलकर विशुद्ध इंसानी भावनाओं का रूप ले लेता है, तब प्रवेश होता है हमारे तीसरे अव्यय का, विस्मयादि बोधक। यानी इंटरजेक्शंस। ये भाषा का सबसे आदिम और सबसे जीवंत हिस्सा है। आदिम मतलब इवोल्यूशनरी नजरिए से। हाँ, अगर हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो जब एक आदि मानव ने पहली बार कोई खतरा देखा होगा तो उसने ये पूरा वाक्य नहीं सोचा होगा कि एक जंगली जानवर मेरी दिशा में आ रहा है। अरे हाँ, उसके मुंह से तो डर के मारे अचानक कोई ध्वनि निकली होगी। बिल्कुल। विस्मयादि बोधक शब्द उसी आदिम मानवीय वृत्ति का लिखित रूप हैं। ये वे शब्द हैं जो हर्ष, शोक, भय या घृणा की वजह से किसी भी तार्किक सोच के शुरू होने से पहले ही हमारे मुंह से निकल पड़ते हैं। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। यानी ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आने से पहले ही अपना काम कर जाते हैं। ये एकदम सही। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनके तुरंत बाद लगने वाला विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब ये चिन्ह देखते ही पढ़ने वाले के दिमाग को तुरंत सिग्नल मिल जाता है कि वक्ता के दिल की धड़कन तेज हो गई है। बिल्कुल। वरुण तेवतिया जी के नोट्स ने तो भावनाओं की पूरी एक डिक्शनरी ही खोल दी है, जिसमें इसके 9 अलग-अलग प्रकार दिए गए हैं। और ये देखना बहुत जरूरी है कि ये 9 प्रकार इंसान की स्टेट ऑफ माइंड को कितनी बारीकी से पकड़ते हैं। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शब्द वाक्य के अर्थ को नहीं बदलते, बल्कि वक्ता की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से खोल कर रख देते हैं। कैसे? अगर कोई कहे तुमने कमाल कर दिया और दूसरा कहे शाबाश तुमने कमाल कर दिया, तो घटना तो बिल्कुल वही है। हाँ, लेकिन शाबाश जुड़ते ही उस वाक्य में जो उत्साह आता है वो कमाल का है। ये भाषा में वक्ता की आत्मा को डाल देता है। और इन भावनाओं का स्पेक्ट्रम देखिए, ये सिर्फ खुशी तक सीमित नहीं है। दुख के लिए उफ ये कैसे हो गया, हैरानी के लिए क्या वो हार गया, और नफरत दर्शाने के लिए छी छी कितनी गंदी बात है। अरे हाँ, ये छी छी कोई तार्किक शब्द थोड़ी है, ये तो एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जिसे व्याकरण ने एक शब्द का दर्जा दे दिया है। बिल्कुल। और सिर्फ तीव्र भावनाएं ही नहीं, रोजमर्रा की बातचीत में ध्यान खींचने के लिए भी इनका उपयोग होता है। जैसे संबोधन बोधक। हाँ, जैसे कोई कहता है अजी सुनते हो, इसका स्वर कितना शांत और पारिवारिक है। हाँ, और अगर इसी शांत स्वर की तुलना भय बोधक या चेतावनी बोधक से की जाए तो जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। हाय राम या बाप रे बाप। बिल्कुल, बाप रे बाप कितना बड़ा सांप है, या फिर खबरदार अगर आगे एक कदम भी बढ़ाया। ये शब्द कागज पर लिखे होने के बावजूद सीधे कानों में घबराहट पैदा कर देते हैं। यही इनकी खूबी है। ये साबित करते हैं कि व्याकरण मानव मनोविज्ञान को दर्ज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो भावनाओं के इस प्रकटीकरण को समझने के बाद अब बात करते हैं भाषा में स्पॉटलाइट या किसी लेजर जैसी सटीकता की। जी, इस चर्चा का चौथा और अंतिम पड़ाव है निपात या पार्टिकल्स। जब निपात शब्द सामने आता है तो अक्सर लगता है कि ये कोई बहुत ही जटिल नियम होगा, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये भाषा की सबसे तेज मार करने वाली शक्ति है। एकदम। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो किसी शब्द के ठीक बाद लगकर उसके अर्थ में एक विशेष बल या जोर ला देते हैं। इन्हें अवधारक शब्द भी कहा जाता है ना? जी, क्योंकि ये किसी बात को पूरी तरह से तय कर देते हैं। इसके मुख्य शब्द हैं ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, सिर्फ। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे, लेकिन वाक्य के अर्थ को मोड़ने में इनकी ताकत किसी भी बड़े शब्द से ज्यादा होती है। वरुण तेवतिया जी के नोट्स में एक उदाहरण दिया गया है जो इस बात को शीशे की तरह साफ कर देता है। वो राम और रावण वाला? हाँ, एक साधारण सा तथ्य है, राम ने रावण को मारा, इसमें कोई जोर नहीं है, सिर्फ एक सूचना है। लेकिन अब इसमें निपात ही का प्रभाव देखते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, जैसे ही हम कहते हैं राम ने ही रावण को मारा, तो वाक्य का पूरा जोर कर्ता यानी राम पर आ जाता है। मतलब केवल राम ने ही ये काम किया है, उनके अलावा किसी और ने नहीं। बिल्कुल, ये किसी भी तरह के संदेह को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और अगर हम इस ही का स्थान थोड़ा सा बदल दें, जैसे राम ने रावण को ही मारा, स्थान बदलते ही वाक्य का पूरा केंद्र बदल जाता है। अब जोर कर्म यानी रावण पर चला गया है। इसका मतलब है कि राम ने केवल रावण को मारा, किसी और सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एकदम सही, शब्द वही हैं, राम, रावण और मारना, लेकिन सिर्फ एक छोटे से निपात के स्थान परिवर्तन ने पूरी कहानी का फोकस बदल दिया।
एक और कमाल का उदाहरण है जहां क्रिया पर अत्यधिक प्रभाव डाला गया है। मैंने उसे देखा तक नहीं। अरे हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। यहाँ तक शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही चरम सीमा तय कर रहा है। ये बता रहा है कि बात करने की तो दूर की बात है, देखने जैसी मामूली क्रिया भी नहीं हुई। ये तक शब्द वास्तविकता में एक मजबूत दीवार खड़ी कर देता है। और इन उदाहरणों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। वो क्या? अक्सर माना जाता है कि शायद हम भाषा में इन छोटे शब्दों को सिर्फ सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन निपात इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब क्या ये निपात महज व्याकरण की किताबों तक सीमित है, या असल दुनिया में भी इनका कोई गंभीर असर होता है? बहुत बड़ा असर होता है। हमने शुरुआत में एक कानूनी गवाही की बात की थी। मान लीजिए कोई व्यापारिक अनुबंध लिखा जा रहा है, या फिर किसी आपसी रिश्ते की बात है। क्या एक गलत जगह पर लगा ही या भी पूरी स्थिति पलट सकता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इसका जवाब एक बहुत ही बड़े हाँ में है। वाकई? बिल्कुल। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में यह काम किया जाएगा और ये काम ही किया जाएगा में करोड़ों रुपयों का अंतर हो सकता है। बाप रे। और रिश्तों की बात करें तो कोई व्यक्ति कहता है तुम मेरे हो, ये एक प्यारा वाक्य है। लेकिन अगर वो कहे तुम सिर्फ मेरे हो, तो वो जो सिर्फ है वो तुरंत अधिकार और पजेसिवनेस की एक लकीर खींच देता है। एकदम सही। हिंदी भाषा में बिना अपनी आवाज ऊंची किए केवल एक निपात का स्थान बदलकर किसी भी वाक्य की पूरी सच्चाई और उसकी दिशा को मोड़ा जा सकता है। ये निपात की असली ताकत है। ये वाकई अद्भुत है। तो अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अव्यय के ये चारों स्तंभ कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। समुच्चय बोधक वाक्यों के बुनियादी ढांचे को जोड़ते हैं, संबंध बोधक उन्हें दिशा और स्थान देते हैं, विस्मयादि बोधक उनमें इंसानी भावनाएं भरते हैं, और निपात उन शब्दों में अचूक शक्ति और जोर डालते हैं। और जो कोई भी अपनी बात स्पष्टता से रखना चाहता है या प्रतियोगी परीक्षाओं में व्याकरण की गुत्थियां सुलझाना चाहता है, उसके लिए इन बारीक अंतरों को समझना एक सुपर पावर की तरह है। बिल्कुल। ये नोट्स इसी सुपर पावर को जगाने का काम करते हैं। तो चलिए इस चर्चा का समापन एक बहुत ही गहरे नजरिए के साथ करते हैं। अगर हम देखें तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रियाएं समय के साथ लगातार अपना रूप बदलती रहती हैं। हाँ, समाज बदलता है, नई तकनीकें आती हैं। आज से 100 साल पहले इंटरनेट या स्मार्टफोन जैसे शब्द नहीं थे, लेकिन जरा इन अव्यय शब्दों पर गौर कीजिए। चाहे वो जोड़ने वाला और हो, कारण बताने वाला इसलिए हो, या जोर देने वाला ही हो, ये शब्द सदियों से लिंग, वचन या काल के दबाव में कभी अपना रूप नहीं बदलते। कभी नहीं बदलते। तो क्या वास्तव में यही छोटे अपरिवर्तनीय शब्द किसी भी भाषा की असली और अमर आत्मा है? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है ना? अगले बार जब बातचीत के दौरान कोई एक साधारण सा और या ही बोले, तो इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा कि ये अदृश्य खंबे सदियों से बिल्कुल ऐसे अजेय खड़े हैं। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये एक बेहद सार्थक और बेहतरीन चर्चा रही। जी हाँ, भाषा के उन अदृश्य खंभों की अहमियत को कभी कम नहीं आंका जाना चाहिए। सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ।